Hi, everybody. Can you listen to me very well? Very warm. Good morning to everybody and very nice Sunday. एक बार ये just questionnaire है भर दीजिए just for the poll that how active are you guys here? Okay. Good one. Very good one. Very good one. Very good one. Amazing. 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 Within few seconds, I will stop. Hi, Hidayatullah. Good morning, everybody. Hi, Dipali. Achal Acharya, you are from Nepal, right? Achal Acharya, you are from Nepal, right? Kathmandu. Yeah, say yes. Say yes. Wow, that's very good. Yes, Dipali, very good morning. Very good morning. Good to see you, sir. Yes, Achal, same here. Now, within a few seconds, I'm going to end the poll. And good night, sir. Abhishek from Rajasthan. Oh, hi, Abhishek. How are you? Very nice to see you here again. आपको देख के अच्छा लगा मुझे. That's the point to understand now. So I'm ending the poll here right now. So now, if anybody has a questions, you can raise your hand or you just write in the question answer. You can write in a QA also. One QA has come. Sir, when is the lecture starting? Lecture starting just right now, right away. Now, एक सबसे पहले बात है कि आप इसको आप कैसे पढ़ेंगे. अगर आप न्यू सिलेबस में हैं तो 8 चैप्टर हैं. अगर ओल्ड सिलेबस में है तो 7 चैप्टर्स हैं. लेकिन इट्स नॉट लाइक द कंटेंट हैज बीन चेंज्ड. कंटेंट हैज नॉट बीन चेंज्ड. कंटेंट चेंज नहीं हुआ है. इसी 7 चैप्टर को खींच करके 8 चैप्टर बना दिया है. कहीं कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं कम है. अगर आप सीए इंटर यानी कि सीए इंटर में नहीं है, आईपीसीसी में है, तो भी मैं आपसे हाय एवरीबॉडी. अच्छा को होस्ट इज सेइंग हाय. ओके. Okay, so now what is I'm talking about is the very simple that अगर old syllabus हमारे पास है, अगर old syllabus we have, right? Co-host make the screen clear, like make the my screen is a bigger one. आपको सबसे पहले इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ध्यान रखना है कि भले ही आप ओल्ड सिलेबस पे क्यों ना हो, लेकिन आपको स्टडी मटेरियल नया वाला पढ़ना है. खास करके वह कंटेंट, rather 90% कंटेंट एग्जैक्टली सेम है जो आपके ओल्ड में भी है, और नया से पढ़ना है चूंकि नया रिवाइज्ड है, सिंप्लीफाइड है, एटसेट्रा. नाउ अब सबसे पहले हमारे पास एक सवाल आता है. द बिगेस्ट क्वेश्चन कम्स टू अस लाइक दैट कि सर हम चैप्टर 1 में हम कैसे पढ़ें. तो देखिए, पहला चैप्टर जो हमारे पास है, जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, वो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास दैट द इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आर यू एबल टू लिसन टू मी? प्लीज से यस. प्लीज से यस. आप एसएमएस में यस लिखिए और आप अपने कॉपी पे लिखते जाइए. यू कैन कीप ऑन राइटिंग ऑन योर कॉपी ऑल्सो. आई होप ऑल ऑफ यू हैव. वेरी गुड तानी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल ऑफ यू हैव नाउ yes can hear. Achal and everybody, now a very simple point what I'm talking here is, can you do you have a pen and paper with you? पेन और पेपर आपके पास है? So keep on writing also. आप लिखना भी शुरू कर दीजिए. Right. Co-host, make the my screen bigger and your one is smaller. Now the first chapter we have now, the introduction to strategic management. आप introduction to strategic management chapter का नाम लिखिए, और इस चैप्टर के नाम में 3 सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है. दैट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. लिख लीजिएगा, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. दूसरा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. देखिएगा, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होता है एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है. देन बिजनेस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, वो बिल्कुल अलग होता है. अगर आप में
फर्स्ट चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है, चाहे आप किसी भी सिलेबस में हो, ओल्ड में हो, न्यू में, अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का दूसरा नाम है रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट, या बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप एग्जाम में लिखना जा रहे हैं और आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में नहीं आया एंड द बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर आपको Sir, if I ordered your classes hard book available or not in 2-3 days? Yes, it is available. It is available. It is available. You can get it. And अब हम बाद में बात करेंगे. शुरुआत में अगर मैं धंधे की बात करूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत से टाइम निकाला है. आई डू रेस्पेक्ट इट वेरी वेल, राइट. तो मैं चाहता हूं कि जो दे दूं. लास्ट में आपसे बात करूंगा कि हमारे ऐप में भी अवेलेबल है. ऐप में इट्स कॉस्टिंग लाइक 3,500 समथिंग रुपीज. आज मैं ये भी आपको ऑफर करूंगा कि इफ यू आर ऑफरिंग जस्ट विद इन 24 आवर्स आई कैन गिव यू द 2,000 ईच, यानी कि 4,000 में EIS एज वेल एज आपको मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी दे दूंगा. एंड ओल्ड सिलेबस का जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई कैन अरेंज यू फॉर द 1,000 रुपीज और समथिंग लाइक दैट. वो हम बाद में बात करेंगे. अभी हम सिर्फ काम की बात करते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कुछ आपको डेमो वीडियो भी दिखाएंगे कि इस तरह से आपको दिखना चाहिए, इस तरह से इमेजिन करना चाहिए. पर्पस ये नहीं है कि हम सेल कर सकें. पर्पस हम ये है कि हम सब्जेक्ट को जानते हैं, समझते हैं और आपको बताएं कि आपको एग्जाम पास कैसे करना है, राइट. I don't know Hindi. If possible, please continue in English. Krishna Konete, right? Yes, I'll try to speak in Hindi and English both. But let's see what's going on. I'm trying. I hope it's okay now. You're clear. So if I'm saying you about the introduction to strategic management, the three concept is very important: meaning of strategy, strategic management, business policy, and management. But the most important point what we're going through is the meaning of strategy and strategic management. The meaning of strategy is entirely different, and the meaning of strategy is entirely different, and the meaning of strategic management is entirely different. दोनों बिल्कुल different है. Now, watch some videos जो आपको meaning और इसको समझाने की कोशिश करेगा और अंतर आपको बताएगा. हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट. चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. चैप्टर 1 का सेक्शन 1, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी में हम कवर कर रहे हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है. स्ट्रैटेजी हिंदी में हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी को हम हिंदी में कहते हैं रणनीति. रणनीति, रणनीति. अब हम इसको तोड़ते हैं, दैट इज रण एंड नीति. रण को हम इंग्लिश में फिर क्या कहते हैं? वॉर. एंड नीति को क्या कहते हैं? वेज टू विन ओवर एनिमी. अब इसी दो वर्ड क्या है? वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी. वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी को हमने मिला दिया. Yes, one question has come. This lecture will be on daily basis. Yes, हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में. We can have a daily basis also couple of days, and उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आगे हम क्या करें. First, watch this entire video. Have a patience for 2.5 or 3 hours. अगर आज की भी क्लास आप अच्छी तरह से देखते हैं तो कम से कम 15 नंबर का प्रिपरेशन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए. Have a patience in this. I will tell you everything कि आगे what exactly we are going to do. और जब मिलाया तो ये पूरा सेंटेंस क्या? Okay, that's fine. बन गया कि स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद द वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी. स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी. आपने क्या सुना? स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी. अब इसको जरा और डिटेल में समझते हैं. क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचता है मृत्यु. तो यानी कि स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड विद द वॉर. जो सिपाह सलार है, जो इसके कैप्टन है, जो सेनापति साहब है,
वो ये बात बता रहे हैं कि जंग को जीतने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। जंग के मैदान में जब हमारी रणनीति, हमारी नीति, हमारे रूल्स, हमारा रेगुलेशन एक्सटर्नल फोर्सेस के अनुसार बदलना पड़ता है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो जंग के मैदान में हार जाएंगे। तो सेनापति साहब ने एक्सटर्नल फोर्सेस को देखते हुए अपने रणनीति को, अपने नीति को, अपने वे को, अपने तरीके को, अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को बदला और नतीजा ये क्या मिला? विन, जंग के मैदान में जीत। और ये झंडा आप फ्लैग देख रहे हैं, ये जीत का है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, हम कुछ वर्ड को कनेक्ट करते हैं, ये वॉर, वेज टू विन ओवर एनिमी एंड विन। सो रणनीति जीतने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि जंग के मैदान में बात विन विन की नहीं होती, बात विन और लूज की होती है। रणनीति विन करने के लिए बनाई जाती है, लाइक अ वॉर। अब देखिए, इफ आई आस्क यू, आई टेक अ क्वेश्चन एंड क्वेरीज राइट नाउ. Sir, video is lagging. Atmanirbhar, might be that's the reasons. I hope that it will go well now. Now you tell me now, just write down in SMS, what is a strategy? आपको यही लिखना है. A strategy is something to do war and ways to win over enemy. Write down. Write down. This is, have a patience. Write down in SMS, what is a strategy? Write down, what is a strategy? What is a strategy? A strategy is, video is not smooth. Yes, video, in fact, I think some Sunday and the net issues might be there. Your net का issue है, it may lag a little, थोड़ा सा lag करेगा, but बाद में अपने आप ये ठीक हो जाएगा. I think it will be fine. Can't hear Samiksha? Okay, can't hear. Acha, try to understand. Can you listen to me? Acha, now Tanisk is writing, no? Tanisk Goel is writing, strategy is a war and SM is the way to win the war. नहीं Tanisk, आपने गलत लिख लिया. ये है strategy. आत्मा नाम यार आपका बिल्कुल सही है. Strategy is something to do with the war and ways to win over enemy. आपको ये study material का परिभाषा है. I can show you. This is the परिभाषा written in the study material. अगर आप स्टडी मटेरियल का परिभाषा नहीं लिखोगे ना, स्टडी मटेरियल का परिभाषा नहीं लिखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. आई कैन शो यू, अगर आपके पास ये वाला स्टडी मटेरियल होगा, ये वाला, तो आप इसको जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे टिपिकली ये बात लिखा हुआ है कि स्ट्रैटेजी इज समथिंग. देखिएगा, ये पेज नंबर 1.4 में कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, कंसेप्ट 1.4 आ रहा है. उसमें पहला लाइन यही लिखा है कि द टिपिकल डिक्शनरी डिफाइन द वर्ड स्ट्रैटेजी एज समथिंग दैट हैज टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी. अब ये अगर स्टडी मटेरियल का परिभाषा आप नहीं लिखोगे तो आपको ये नंबर नहीं मिलेगा. देखिएगा, आप स्ट्रैटेजी में 50 में से 45 लेके आ सकते हो. यू कैन ऑलवेज गेट ऑलमोस्ट 45 मार्क्स, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है. सो प्लीज राइट अगेन, strategy is something to do with the war and ways to win over enemy. सभी लोग लिखिए आराम से. Those who can write, you can write in the QA also. Many people are writing in QA, which cannot be visible to everybody. Write down straight. Yes. Now, watch some more definition of these, and then you will understand what a strategy. अब एक correct हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, right? And ये देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे? अच्छी तरह से समझना है. In fact, I'm taking this. I have a patience. Yes, Tanisk, yeah, your answer is absolutely correct this time. Strategy is something that has to do with war and ways to win over enemy. That's right, absolutely. ये पेज नंबर 1.4 में स्टडी मटेरियल पे लिखा हुआ है, and you have to write everything which is. देखिए, if you really want to pass out the exam, if you really want to pass out the exam, आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे ऑडिट हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे EIS हो, चाहे SM हो. आप लोगों को ये पढ़ना ही पढ़ना है. यस, आंचल आचार्य, या दैट्स वेरी गुड. सो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है कि दैट इज स्टडी मटेरियल से. ओके, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है. देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस विल सर्वाइव
even though business does not change with external forces. देखिए, अगर ये आंसर आपको पता है कि इस केस में बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा, बिजनेस विल नॉट सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. क्वेश्चन में लिख लीजिए, व्हाट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. यस, अच्छा समथिंग, अच्छा समीक्षा है रिटन. हाय बेटा, वेरी गुड बेटा. हाँ, नाउ वेरी सिंपल पॉइंट, अगर एग्जाम में आता है डेफिनेशन व्हाट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ऊपर लिख लीजिए नोट में. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, देखिए स्ट्रैटेजी का मतलब अलग है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब अलग है. द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज entirely different than दिस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. इज दैट ओके? नाउ अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंडिंग हियर इज, आपको दो चीजें हैं. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी दो पार्ट में है, ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फॉर्म, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म. अब ना यानी कि किस हद तक मुझे जाना है, हमें लिमिट क्या रखना है. एक इफ इट इज पॉसिबल, एक ये ही डायरेक्शन. देखिए ये डायग्राम आप लिख लीजिए, अगर ये आपको याद है मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में, तो यू कैन डू मिराकल. टॉप पे लिखिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फिर लिखिए ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फॉर्म, फिर लिखिए ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म 4 है. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म के अंदर 4 पॉइंट है. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग. तो ध्यान से देखिएगा, अगर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बारे में आपको लिखना है तो आपको ये 4 वर्ड लिखने हैं. स्टडी मटेरियल चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा ग्रोथ डिजाइन, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव. मेरे साथ बोलिए अभी, ग्रोथ डिजाइन, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव. फिर से बोलिए, ग्रोथ डिजाइन, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में कितने पिलर हैं? 4. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. फिर से बोलिए, डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. फिर से बोलिए, डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. फिर से बोलिए, डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. सो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में आपके ये 4 हैं. ये क्या है? डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. तो आप फर्स्ट 2 ग्रोथ डिजाइन, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के अंदर 4 डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम. आपको ये लिखने हैं. अब देखो, आप इसको डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइम आप शॉर्ट में बिल्कुल आप लिख सकते हैं, डीपीटी डिपार्टमेंट करके आप लिख सकते हैं, पर सीधा लिखे डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग. आप सीधा लिख याद कर लीजिए, डीपीटी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब मैं आपसे पूछूंगा ना अवेरी समीक्षा. अब देखिए, आप सभी लोग अभी लिखिए, क्वेश्चन का नाम है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और आराम से लिखिए, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मींस ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फॉर्म एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म. And growth objective form of the form will be achieved when the direction, extent, pace and timing is maintained. बस आपको ये लिख दीजिए, इतना आपको ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए. और जब ये पॉइंट याद है तो अंदर आप बिल्कुल वही पॉइंट लिखेंगे जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए लिखना है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू हियर, आप पहले लिखिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फिर आके लिखिए ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फॉर्म, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म, and growth objective of the form के नीचे लिखिए direction, extent, pace and timing. Write down, start. I'll give you the 2-minute time. Corporate strategy, growth design of the form, growth objective of the form. Growth design of the form, growth objective of the form. Growth design of the form, growth objective of the form. Growth objective has now direction, extent, pace and timing. Direction, extent, pace and timing. Direction, extent, pace and timing. So आराम से लिखिए. Yes, Pooja, very good initiative. Growth design of the firm. पहले आराम से लिखिए, corporate strategy equal to growth design and growth objective of the firm. Growth objective can be achieved with the direction, extent and pace and time. अगर हमारा डायरेक्शन गलत है तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. अगर हमें ये नहीं पता किस हद तक जानी है तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव, कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. अगर हम रफ्तार नहीं होगा हमारे में तो भी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. और अगर हमारी टाइमिंग गलत होगी तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. We won't be able to achieve the objective of the organization if we don't have a direction, we don't have an accent, we don't have a pace, and we don't have a timing. So thank you, Pooja. Very good. You are doing wonderful now. Absolutely correct, Pooja. And great one. Start. Extent, pace and timing. अब अगर आपके पास ये टोटल 6 वर्ड याद है, that is what? Growth is
Very good, Pooja. Very good, Acharya. Very good, Samiksha. Very good. Yes, growth design of the firm and growth objective of the firm achieved by the direct, extent, pace and timing. Yes, थोड़ी सी गलती हो गई. आपको ये लिखना पड़ेगा. Growth design and growth objectives are the two pillars of the corporate strategy, and growth objective can be achieved. Mind this point. Growth objective can be achieved through direction, extent, pace, and timing. But anyway, if you can write the 6-point growth design of the firm and growth objective of the firm, you can get 100% marks if you're asked to define corporate strategy. Design of the firm, growth objective. Growth objective has 4 pillars. What is that? Direction, extent, pace and timing. अगर आपको ये टोटल 6 वर्ड याद है तो आप द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को लिख सकते हो. अब इसको समझिए कि ग्रोथ डिजाइन क्या होता है. ग्रोथ डिजाइन होता है कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिजाइन करता है कि हमारी कंपनी का ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ कैसे होगा, और उस ग्रोथ के लिए ही ग्रोथ ऑब्जेक्टिव का जन्म होता है. और ये ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि ग्रोथ डिजाइन अचीव कैसे होगा या डिजाइन ग्रोथ अचीव कैसे होगा. अब इसमें सबसे पहला एक्शन प्लान आता है डायरेक्शन, यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बिजनेस की दुनिया को, बिजनेस को, फर्म को दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन प्रदान करता है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी, कंपनी का डायरेक्शन राइट है या नहीं है, कंपनी का डायरेक्शन सही है या नहीं है. एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंपनी अपनी दिशा से हट जाती है तो दिशा विहीन हो जाती है और कंपनी को कभी अपनी मंजिल नहीं दिखेगा. आपने इसमें नोकिया देखा, ब्लैकबेरी देखा, शायद आपको याद होगा. उनमें डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग की गलती थी. नतीजा ये हुआ कि कंपनी मर गई, खत्म हो गई, एंड ग्रोथ डिजाइन ऑफ द कंपनी जो उन्होंने बनाया था वो खत्म हो गया. तो इस डायग्राम में 2 केस स्टडीज हैं, नोकिया एंड ब्लैकबेरी का. उनमें 4 चीजें नहीं थी. डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग नहीं थी, इसलिए ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ. एंड दैट्स द रीजंस their corporate strategy failed because they could not achieve the growth design of the organizations. मिलेगा. इस बात को लिख के रख लीजिए. दादी कहती थी ना हमेशा, अगर तेरे को सनराइज देखना है तो तेरे को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. उसी तरह से कंपनी को अपना ग्रोथ डिजाइन देखना है तो कंपनी को अपने डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा. इफ यू रियली वांट टू सी द सनराइज यू हैव टू गो टू द ईस्ट. भाग रहा है और वेस्ट की दिशा में भाग रहा है. आप उसे पूछते हैं, oh man, where are you running? The man is saying, I want to see the sunrise. अब देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति सनराइज देखना चाहता है तो उसका डायरेक्शन ईस्ट होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति वेस्ट में भाग रहा है. ठीक उसी प्रकार से बिजनेस का डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी है. अगर बिजनेस का डायरेक्शन सही नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं देख पाएगा. आपके जिंदगी में भी है. अब वक्त है फुल टाइम पढ़ने का, ये नहीं सोचने का कि एग्जाम होगा नहीं होगा. अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम होगा नहीं होगा, that means you are becoming directionless. He is what? Moving toward the west. Do you think it is possible? No. Like this, if the direction of the company is not correct, company will never ever be able to see or achieve the design growth of the company. So आप ये जो बात देख रहे हैं, ये चीजें आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन सही होना जरूरी है. डायरेक्शन जो कंपनी का है वो बिल्कुल सही होना जरूरी है. और ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंश्योर करता है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डायरेक्ट करता है कि कंपनी का डायरेक्शन सही होना बहुत बहुत जरूरी है. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव का दूसरा पिलर आप देख रहे हैं और ये कहता है एक्सटेंट, यानी कि किस हद तक मुझे जाना है, हमें लिमिट क्या रखना है, कहां तक जाना है, किस हद तक जाना है. यानी कि ये डिसीजन हो जाना चाहिए कि हमें किस हद तक जाना है, हमें कैसे जाना है. यानी एक लिमिट रखना बहुत जरूरी है कि हमें इस लिमिट तक हमें जाना है, इस लिमिट तक हमें लेके जाना है. इससे क्या होता है कि हमें क्लियर पता होता है कि मेरा ग्रोथ जो डिजाइन है उसको अचीव करने में कितना वक्त लगेगा और कैसे हम आगे जाएं. तो आपने देखा डायरेक्शन, दूसरा आपने लिखा एक्सटेंट मींस हमें किस हद तक जाना है बिजनेस को लेके. अगर हमें बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो हमें बड़ा बिजनेस कैसे करना है. आर डायमेंशन ऑफ डायरेक्टर सर, ये क्या लिखा आपने है?
are their dimension of direction, sir? Like direction of production, direction of market. See, no. Achal Acharya, no. आपको यही 4 word लिखने हैं: direction, extent, pace, and timing. Yes. In later, you can say direction of the market. We can say about the direction of the production. We can say direction of the market. But here, no. Direction of the company means how the top level is moving. Achal, the direction of market, of course, is a part of a top management. But here, we will not go on the functional level. News book में आप देखेंगे, so that is written in the chapter number 5. Right. Okay, sir. Thank you very much. So that is how that's going. All of you guys has any problem, you can ask in chat, and please give time. Please give time. Don't expect that just within 5 minutes you can start learning and then you'll be able to write exam, and don't be judgmental that whether it's going to help you or not. And again, for daily motivation every day before 12 o'clock, I'm going to give you, please subscribe my channel, Anytime Classes, download my app, Anytime Classes, and if you really like, share with your friends. Every Sunday, we are going to do some of the classes, right? अब है आपके पास पेस. पेस का मतलब होता है रेट ऑफ मूवमेंट. पेस का मतलब होता है रफ्तार. पेस का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. पेस का मतलब है किस गति से हम डिजाइन ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं. एक बार मैं अपने कॉर्पोरेट में Achal, I told you also, don't go in detail of the marketing and other department writing, because module has not explained anything, and we have to be very specific what we are going to write in exam. In PACE, just write down that the company has to maintain a space, the speed through which the company has to perform the job. That's all. Single line. Don't forget that in 3 hours, you're going to write, you have just 1.5 hours for the strategic management and 1.5 hours for the EIS, right? So just go for that. मीटिंग के लिए फरीदाबाद में जेसीबी के ऑफिस में बैठा हुआ था. जेसीबी के ऑफिस में उनके चेयरमैन का स्टेटमेंट पढ़ा, और चेयरमैन का स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस इज अर्जेंसी. अगर हमें अर्जेंसी नहीं है, अगर हमें पेस नहीं है, हमें रफ्तार नहीं है, तो अगर हम सही जगह पे भी रहेंगे तो भी पीछे वाला वो व्यक्ति जिसमें रफ्तार है वो हमें कुचल देगा. सो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए पेस का होना बहुत जरूरी है, रफ्तार का होना बहुत जरूरी है. और इसको आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है. कई लोग यहाँ होंगे जब उन्होंने सीए ज्वाइन किया होगा तो बड़ी खुशी हुई होगी. तो उनके स्कूल में उनके 2 साल जूनियर ने भी सीए ज्वाइन कर लिया 2 साल बाद, और वो बड़ा दुर्भाग्य भरा दिन होगा कि दोनों एक ही साथ एग्जाम देने जा रहे हैं. आपकी दिशा तो सही है, एक्सटेंट तो सही है, लेकिन पेस सही नहीं है, रफ्तार सही नहीं है, और ये दिल को कितना कचोटता होगा ये आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है. बिजनेस की दुनिया में यही भी है. सही दिशा और सही एक्सटेंट होने के बावजूद भी अगर रफ्तार ना हो, अगर पेस ना हो, तो डिजाइन ग्रोथ को अचीव करना मुश्किल होगा. आपने देखा डायरेक्शन, आपने देखा एक्सटेंट, आपने देखा पेस. अब है टाइमिंग. किस वक्त पे क्या काम करना है. आपको हर बिजनेस प्लान को टाइमलाइन पे देना पड़ेगा कि इतने दिन में मुझे ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है. अदरवाइज क्या होगा, कंपनी के सारे लोग एक ही काम करते रहेंगे. काम तो होगा लेकिन मूवमेंट नहीं होगा. वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, रॉकिंग चेयर पे एक ही साथ रखे हो. हिल तो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन चेयर कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा. आपको टाइमिंग को ध्यान रखना पड़ेगा. तो आपने देखा यहाँ पे कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के 2 मेजर पार्ट हैं. पहला पार्ट है डिजाइन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फर्म या ग्रोथ डिजाइन द फर्म. दूसरा पार्ट है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव. जब ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो ग्रोथ डिजाइन अचीव होगा. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के 4 पार्ट आप देख रहे हैं: डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग. मैं हमेशा बात कहता हूँ. आप बताइए, अब फिर से आप सभी लोग लिखिए कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो आप क्या लिखेंगे. व्हाट आर यू गोइंग टू राइट. आप क्या लिखने वाले हैं वो जरा वो लिखिए फटाफट. जस्ट राइट डाउन, जस्ट राइट डाउन, लिखिए आराम से. क्यूए में एक क्वेश्चन आता है, द क्लास विल बी ऑन द डेली बेसिस. In fact, I'll be coming on that path little later. So if you are getting an exam, write down in chat, right?
that what is right. Now the question has come from Pooja Gupta, growth design of the form. Pooja pura likho. And another point is the growth objective of the form. Growth of the objective of the form consists of 4 points, that is called direction, extent, pace, and timing. Write down Pooja again. Aram se likhiye Pooja, write down. Write down. Write down. हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब ऐसे होगा या अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको भी देखिए कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे. It's a people, you need a good people to run the company. अब आप ये थोड़ा सा देखिए कि एनवायरनमेंट पे अगर आया, क्योंकि जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे वो एनवायरनमेंट पे चलेंगे, राइट? तो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट, राइट? So just think about that. Very good. You have this corporate strategy is the growth strategy. Samiksha, corporate strategy is achieved by growth design and growth objective of the firm, and the growth objective is maintained by direction, extent, pace, and timing. Yes, Samiksha is good one, very good one. But मैं सोचता हूँ कि आप सीधा जो point आपको बताया गया था, if you write that, that could really fetch the lot of benefit to all of us. अगर आप सीधा लिखें एंड ये आई डोंट नो एक नाम उनका नहीं है, पूजा, यस, ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फॉर्म, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म, डायरेक्शन, एक्शन, परफेक्टली पूजा, टू द पॉइंट आंसर है, एब्सोल्युटली इसको कनेक्ट करेंगे, 6 पॉइंट है, यू कैन गेट द मार्क्स ऑन दिस. अब आप एक देखिए, राइट डाउन, आपके पास कॉपी होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को देखिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट आप कैसे देख सकते हैं. जस्ट सी दैट. क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग. जिस तरह से व्यक्ति को जीने के लिए सराउंडिंग चाहिए, जिस तरह से व्यक्ति को जीने के लिए सराउंडिंग चाहिए, उसी तरह से बैकग्राउंड में देख लीजिएगा, इसी तरह से बिजनेस को जीने के लिए सराउंडिंग चाहिए. तो जैसे ही कहीं भी एनवायरनमेंट का नाम आ जाए तो उसको सराउंडिंग लिख दीजिएगा. देखिएगा ओल्ड सिलेबस में एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा कंसेप्ट था. सीए इंटर के मॉड्यूल में उसको निकाल दिया, लेकिन हमें बेस समझने के लिए जितना जरूरी है उतना हम समझ लें, राइट? बिजनेस को जीने के लिए, उठने के लिए, ग्रोथ के लिए सराउंडिंग चाहिए. अब बैकग्राउंड में देख सकते हैं पूरा बिजनेस का सराउंडिंग है. ये हांगकांग का सीन है जहां सिर्फ बिजनेस और बिजनेस की बातें होती हैं. तो बिजनेस की सराउंडिंग को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. अब हम सब देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरह के होते हैं. पहला मैक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा माइक्रो एनवायरनमेंट. अब यहाँ एक सबसे बड़ा सा सवाल आता है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट वह सराउंडिंग है, वह एनवायरनमेंट है जो इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है. अब यहाँ एक सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है देखिएगा. इंडस्ट्री एंड बिजनेस फॉर्म अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बिजनेस फॉर्म मिलके इंडस्ट्री बनाते हैं. सो इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द फर्म whose product have the same or similar attribute such that they compete for the same buyers. Like I'll give you the example, automobile industry. Automobile industries में आप देखते हैं Honda, Hyundai, Mitsubishi, Maruti, Mahindra, Tata. They are the different firm, but together they make the industry. अब इंडस्ट्री का आपको मतलब समझ में आ गया होगा. इंडस्ट्री का मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्री रेफर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. करेक्ट और इनकरेक्ट बताइए, करेक्ट और इनकरेक्ट. Just let me see. Incorrect. आत्मनिर्भर is incorrect. Yes, because industry का मतलब होता है same और similar product. Same और similar product. Same और similar product. Yes, पूजा गुप्ता, same और similar product. Same और similar product होगा तो ही industry होगा. और इसको अच्छी तरह से समझिएगा, because आपके एग्जाम में
4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज इंडस्ट्री. 4 marks question has come, what is industry. Think about same or similar product. देखिएगा, इट्स नॉट सेम, दीपाली इज नॉट सेम और सिमिलर प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री. अदर आप लिखोगे इंडस्ट्री मीन्स सेम और सिमिलर प्रोडक्ट, बस. इंडस्ट्री रेफर्स टू सेम और सिमिलर प्रोडक्ट. और मैं डेफिनेशन याद भी कराऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल लेके समझाऊंगा. तो दीपाली 100% यू कैन अंडरस्टूड. यस, हिदायतुल्लाह रेज द हैंड. व्हाट डू यू वांट टू आस्क? Yes, somebody want to ask me? Yes. Anyway, no problem. Same or similar product, आपको ये लिखना है, correct? So just go through this. Together they make industry. अब यहाँ पे आता है हमारे पास माइक्रो. जो फैक्टर कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो माइक्रो है. माइक्रो इन्वायरमेंट में देखिए, जैसे एक कस्टमर है, वो कस्टमर हुंडई में गया, लेकिन हुंडई में जाने के बाद कुछ सॉरी सर, मिसटाइप हो गया. अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. चीजें उसको पसंद नहीं आई, चाहे वो सेल्समैन का बिहेवियर हो, चाहे वो मैनेजर का बिहेवियर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको पसंद नहीं आया. वो कहता है मैं गाड़ी तो लूंगा, मैं भाई गड्डी तो लूंगा, लेकिन गड्डी हुंडई का नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा हुंडई का, मैं गाड़ी लूंगा होंडा. तो कस्टमर धीरे धीरे निकल रहा है, और निकलने के बाद वो होंडा में चला गया और होंडा का गाड़ी में बैठ के आराम से निकल गया. अब देखिए, उसके इस बिहेवियर से, कस्टमर के इस बिहेवियर से बिजनेस के फॉर्म पे तो फर्क पड़ा. फॉर्म पे क्या पड़ा? निगेटिव पड़ा, हुंडई पे पॉजिटिव पड़ा. अब देखिए, जो जैसे कस्टमर है या कंपेटिटर है, कंपेटिटर मैक्रो नहीं है. कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और होते हो. माइक्रो मीन्स फ्रॉम विद इन द कंपनी एंड मैक्रो मीन्स एक्सटर्नल टू द कंपनी. And the moment you write, it means it's wrong. Micro means which influences the business on daily basis. What the firm can change. Like in case of the Hyundai, if the company works on the behavior of the employee, he can change. Right? But if something is influencing the industry, the individual firm cannot change. Like suppose I'm telling you, if the government says that this particular engine set will not be allowed to be sold in India. Now, both type of the engine set is being used by the Hyundai and Honda. Now, it cannot be changed by the individual firm. It will equally affect both of the firm. So, if the firm can change, it will be the micro, like the customer behavior, like competitor trend, like even. So, customer is a micro, competitor is a micro, intermediaries is a micro. Even I'm telling about the market conditions can be controlled by the individual competitor, by the individual player. So even the market will be the micro, not micro, right? So even the market will be the micro. But if you go with a definition that the micro is within company, then always you'll have a mindset problem. Like, what about how can competitor be from inside the company? So it is not the micro means within the company. Here the micro means that the particular company can influence it and interact on a daily basis. Whereas the micro is MACRO, macro is equally same to all players of that particular industries. Nobody can do anything. It is equal for them. So that is the point is being explained here. Honda, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा. फॉर्म क्या है? फॉर्म, लाइक Honda is a form, Honda is a form, Maruti is a form, Mahindra is a form, टाटा मोटर इज ए फॉर्म. ये सारे फॉर्म है, एक कंपनी है. बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 फैक्टर है, मैक्रो, माइक्रो. मैक्रो इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री, माइक्रो इन्फ्लुएंस द बिजनेस. मैक्रो में आपके 6 फैक्टर है. पेस्टल, P E S T L E. P पॉलिटिकल, E इकोनॉमिक, S सोशल एंड कल्चरल, T टेक्नोलॉजी, L लीगल, E एनवायरमेंट. इधर आके देखें तो हमारे पास आ गया माइक्रो में कॉमिक्स. कॉमिक्स में अगर हम देखें तो C कस्टमर, O ऑर्गेनाइजेशन, M मार्केट, I इंटरमीडिएट, C कंपेटिटर, S सप्लायर. इनको बिना अच्छी तरह कहीं पे भी आपको एनवायरनमेंट के बारे में लिखना हो, आपको लिखना है पेस्टल एंड कॉमिक्स, बस.
पेस्टल, P पॉलिटिकल, E इकोनॉमिक, C is सोशल एंड कल्चरल, T टेक्नोलॉजी, L लीगल एंड E एनवायरमेंट। मैक्रो में कॉमिक्स। सो आप लोग फटाफट मैक्रो का एक्रोनियम जरा लिखिए, मैक्रो का शॉर्ट फॉर्म फटाफट लिखिए इस समय। मैक्रो, MAC है, मैक्रो का क्या लिखते हैं? पेस्टल, एंड माइक्रो का क्या लिखते हैं? कॉमिक्स। जस्ट लिखिए मैक्रो का एक्रोनियम क्या है, मैक्रो का एक्रोनियम क्या है? यस, मैक्रो का है यस, पेस्टल माइक्रो, वेरी गुड। पेस्टल बेटा मैक्रो है, तनिष्क पेस्टल माइक्रो है, माइक्रो नहीं है। आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पेस्टल एक्सप्लेन द माइक्रो फॉर्म, अगेन माइक्रो कॉमिक्स। यस दीपाली, माइक्रो कॉमिक्स। आप ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में सिंपल पेस्टल के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। नो प्रॉब्लम तनिष्क, नो प्रॉब्लम्स, वी आर लर्निंग ना, वी हैव अ पेशेंस, नो इश्यूज एट ऑल, नो इश्यूज एट ऑल, राइट। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेस्टल एक्सप्लेन द माइक्रो एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट। करेक्ट और इनकरेक्ट? Incorrect. Pestle explain the macro. So macro is a pestle. Yes, absolutely correct. Macro is a pestle. Absolutely Hidayatullah, absolutely correct. Incorrect. So that was the answer. 2 marks आपको मिल गए. 2 marks you can get it. So just understand that. वैसे समझे, हम बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं बना सकते। इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्री को, एंड माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, फॉर्म को, बिजनेस फॉर्म को। अब हम देखते हैं मैक्रो। अब पूरा मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया। अब मैक्रो फैक्टर आप देखेंगे तो 6 है, और ये कोड है पेस्टल, PESTLE, पेस्टल। अब यहां से P पॉलिटिकल फैक्टर, E इकोनॉमिक फैक्टर, S सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, T टेक्नोलॉजी फैक्टर, L लीगल फैक्टर एंड E एनवायरमेंट फैक्टर। अब देखो ये जितने भी पेस्टल के आप देख रहे हैं, PESTLE, ये सारे के सारे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सबसे पहले हम यहां देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है और उससे कंट्री को चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो एनवायरमेंट को बहुत ध्यान देती है, तो पॉलिटिकल पार्टी आते ही कहती है कि जितनी भी कार है उसमें कार्बन जो बाहर निकलता है उसका लिमिट सपोज X है, और उसके कारण जितनी भी एग्जिस्टिंग इंजन है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब बताओ, सिर्फ एक कार में इन्फ्लुएंस पड़ेगा या पूरे ऑटोमोबाइल? तो पॉलिटिकल जो चेंजेस आते हैं वो पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना आइडियोलॉजी। लाइक इवन आप इंडिया में देखें तो बीजेपी का अपना आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का अपना आइडियोलॉजी है, सीपीएम का अपना आइडियोलॉजी है, समाजवादी पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है, आरजेडी का अपना आइडियोलॉजी है, जेडीयू का अपना आइडियोलॉजी है, बहुजन समाज पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाती है तो और उनकी एक पर्टिकुलर डिजायर है, तो पूरे के पूरे उस तरह के इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप सबसे पहले देखिए, पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो एक मैक्रो फैक्टर है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द चेंज इन पॉलिटिक्स और चेंज इन द पॉलिटिक्स इन द गवर्नमेंट और चेंज इन द पॉलिटिकल पार्टी does not influence the business. The answer is incorrect, because this is a micro factor which influence the industry. Not only it influence the business, so of course it make difference on the industry and as a whole. और जब इंडस्ट्री पे इन्फ्लुएंस होगा तो उसमें रिलेटेड जितने बिजनेस है उनमें इन्फ्लुएंस होगा। अगर हम दूसरे पे आते हैं तो इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है? जब भी इकोनॉमिक फैक्टर, यस, macro factor will impact the industry. Yes Dipali, very clear. Macro पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, whereas माइक्रो फॉर्म को करता है। और बेटा MCQ में क्वेश्चन आता है इसका, always understand. Environment has to be very very clear, very clear. फैक्टर आए तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी, जीएनपी,
ड्यूटीज, फाइनेंस, क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर है और ये इकोनॉमिक फैक्टर इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचुरली आप देखिए किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट पॉजिटिव भाग रहा है, लाइक अगर इंडिया में हम देखें तो आपने देखा होगा मनमोहन सिंह के सरकार में ये बात आया था कि इंडिया में अचानक डॉलर का रेट बहुत ज्यादा शूट कर रहा है, बहुत ज्यादा भाग रहा है। तो नेचुरली जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है ये पूरे के पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा और खास करके कुछ इंडस्ट्री को तो बहुत पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। आपने देखेगा अगर डॉलर का एक्सचेंज रेट महंगा हो जाता है तो इंपोर्टर के लिए, तो सारे इंपोर्टर के लिए तो ये बहुत गंदी बात है, लेकिन एक्सपोर्टर के लिए ये अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम इस मैक्रो फैक्टर के तीसरे नंबर पे आए तो हमारे पास है सोशल एंड कल्चर। तो जो सोशल एंड कल्चर क्या होता है, ये फैक्टर्स क्या होते हैं आप समझिएगा। जो इसमें आपको इन बातों को ध्यान रखना है, दैट इज बिलीफ, वैल्यू, रूल, कस्टम, ट्रेडिशन। ये सारे चीजें अगर जैसे सोशल एंड कल्चर आ गया, जैसे आपने एग्जाम में चैप्टर 6 में भी आएगा कि कंपनी का सोशल कल्चर क्या है, सोशल कल्चर कंपनी का कल्चर क्या है। कहीं भी कल्चर वर्ड आए ना तो यही आपको पॉइंट लिखने हैं, बिलीव, वैल्यू, रूल, कस्टम, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, आपको यही वर्ड आपको लिखना है। बस ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अगर वर्ड आपको लिखने आ गया तो कंपनी की कल्चर पे कुछ भी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 10 मार्क्स का, दैट हाउ द बैड कल्चर कैन बी चेंज्ड, हाउ द बैड कल्चर कैन बी चेंज्ड, बैड कल्चर को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि बैड कल्चर क्या है। अगर कंपनी के लोगों में बिलीफ गंदा है, वैल्यू गंदा है, उनके रूल गंदे हैं, उनके कस्टम गंदे हैं, उनके ट्रेडिशन गंदे हैं, उनके रिचुअल गंदे हैं, उनके रिलेशनशिप गंदे हैं आपस में, तो नेचुरली बैड कल्चर है। अगर एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि बैड कल्चर है। दैट इज द पॉइंट नीड टू बी अंडरस्टूड। ये जो आप देख रहे हो बिलीफ, वैल्यू, रूल, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल एंड रिलेशनशिप, ये बहुत ज्यादा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। जो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन कहता है लाइक ओपनिंग meat shop in front of a temple is against the socio-cultural aspect of the business. No, Achal Acharya, you can't write like the opening of a meat shop against the temple. No, here you are talking about the external perspective, correct? यहाँ पे ये बात कहता है कि सोशल कल्चर आपको ध्यान देना है कि मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। I'll give you the social about this is the socially accepted norms अलग होते हैं। I'll give you the better example like this is इसमें एग्जाम्पल वीडियो में है। You don't write this is words, religious sentiments words, so like don't write meat and all, right? एग्जाम में तो बिल्कुल मत लिखना आचल, ये सब आचल बेटा बिल्कुल मत लिखना, पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा। ये बिलीफ की कोई बहुत लॉजिक नहीं होता। देखिएगा जो बिलीफ होता है वो लॉजिकल नहीं होता, मैजिकल होता है। बड़े सिंपल सा सवाल है, आई टेल यू लाइक दिस पॉइंट, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिलीफ है, वैल्यूज है, रूल है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, ये सारी चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है, जिसको हमें समझना बहुत पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ये आप समझिए इसको कि ये चीज क्या कह रहा है, व्हाट इट एक्जैक्टली स्पीक्स ऑन। दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिएगा, देखिए ये एग्जाम्पल है, ये सोशल कल्चरल है, यानी कि लोगों का अपना विश्वास है, राइट। और ये कभी भी ट्रेडिशन, जैसे अभी आजकल इंडिया में आप देखिए क्या होता है कि लोगों का बिलीफ है कि हम चाइना से माल खरीदते हैं तो चाइना हमारे अगेंस्ट उसको यूज करता है, राइट। ये बिलीफ है, इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लाइक मेनी पीपल रोट अस टू कि जूम सर चाइनीज है, आप क्यों यूज करते हो? द फैक्ट इज कि जूम इज नॉट अ चाइनीज, इज अमेरिकन। इन फैक्ट the founder is a Chinese, long time back got shifted from China to US. So company तो registered is in China. China में is not registered in China. Company is registered in US. तो ये यूएस की कंपनी है, पर लोगों का बिलीफ है तो यूज नहीं करते, तो उनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों का बिलीफ कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये एग्जांपल बहुत फनी है, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। करोड़ीमल कॉलेज है, करोड़ीमल कॉलेज के पीछे कमला नगर मार्केट है, दिल्ली के जस्ट करोड़ीमल कॉलेज के पीछे कमला नगर मार्केट है। और कमला नगर मार्केट में आप देखिएगा जस्ट कॉलेज के पीछे आपको साड़ी या सूट के कपड़े ज्यादा नहीं मिलेंगे, जींस मिलेंगे, टॉप मिलेंगे।
लेकिन हिसार के किसी कॉलेज में जाइए या हरियाणा और किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज के पीछे जाके देखें तो सूट के कपड़े मिलेंगे, यहाँ तक साड़ी भी मिलेंगे। अब आपसे बताइए, अगर एक्सपोज की बात करा जाए तो साड़ी में ज्यादा एक्सपोज होगा या जींस एंड टॉप पे, लेकिन लोगों का बिलीफ है कि नहीं साड़ी। ये बिलीफ है, ये कल्चर ऐसे क्रिएट होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप देखिएगा पूरे वर्ल्ड में, आप जाके देखिए, इसको एग्जाम में लिखिएगा मत, पूरे वर्ल्ड में जाके देखिए, अगर आप मैकडी में जाते हैं और आप कहते हैं वेज, मुझे वेज क्या कहते हैं आप लोग, वेज बर्गर दे दीजिए, वो वेज बर्गर नहीं होता। दैट्स आइदर इट इज इन द पॉक्स ऑयल, ऑन द बीफ ऑयल्स, बट देयर उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया में और अपने नेपाल में तो मार काट मच जाएगा अगर आपने एक बार कह दिया कि इसमें बीफ ऑयल है या पॉक्स ऑयल है। सो ये बिलीफ है, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई अगर लॉजिक ढूंढे कि लॉजिक क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, वो भूल जाइए। तो बिजनेस की दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो जिस जगह पे जाना चाहते हैं वहां के लोगों के सोशल बिलीफ क्या है, इसको ध्यान देना जरूरी है। That's how the point is. पहनना है जी, सूट पहनना है जी, जींस एंड टॉप नहीं पहुंचती। कहीं भी आपको वर्ड भी लिखना है सोशल एंड कल्चरल, तो यही वर्ड आपको लिखना है, बिलीफ, वैल्यू, रूल, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल एंड रिलेशनशिप। ये तो 7 चीजें हैं, यही इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल एंड कल्चरल पॉइंट को, और सोशल एंड कल्चर चेंज पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर देता है। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगेन मैक्रो फैक्टर है। टेक्नोलॉजी में जब हम आगे आते हैं तो देखिएगा, चेंज इन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। टेक्नोलॉजी में जब भी आपको लिखना है तो कुछ शब्द आपको लिखना पड़ेगा, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ऑटोमेशन, 3D टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 ये मॉड्यूल के लैंग्वेज है। आप क्या लगते हो टेक्नोलॉजी में इमीडिएटली एग्जांपल देना शुरू कर देते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते ही नहीं हो कि टेक्नोलॉजी का अगर पॉइंट आ गया तो अपन को लिखना क्या है, what exactly we are going to write. You don't try to understand. If you don't try to understand what you are going to write in the technology, so naturally you are not going to understand it. So आपको ये लिखना ही लिखना है कि what the technology means. तो अगर आप स्पीड लिखोगे, एक्यूरेसी लिखोगे, एफिशिएंसी लिखोगे, कनेक्टिविटी लिखोगे, इंटरनेट लिखोगे, ऑटोमेशन लिखोगे, 3D टेक्नोलॉजी लिखोगे, तो इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी इज कवर्ड। नाउ in fact I think this is a very important point, we should memorize it. चलिए मेरे साथ आप आराम से, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी, 4 पहले याद कीजिए। 4, जब भी आप टेक्नोलॉजी का पॉइंट लिखेंगे 4 पॉइंट याद रखेंगे। सो just try to memorize this 4 point. What is this? Speed, accuracy, efficiency, connectivity. For first point, write down speed, accuracy, efficiency, and connectivity. What is the first 4 point? What is the first 4 point of the technology? Write down. Yes, Dipali. Yes, Dipali. Zoom is registered in America. Zoom is an American app. It's not the Chinese app, right? But anyway, no props. Now, all of you, I'm asking about, when you're going to write about the technology, you are going to write the first 4 words. What are these 4 words? स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड कनेक्टिविटी। आपको स्पीड एक्सप्लेन नहीं करना, आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको एक्सप्लेन नहीं करना, एफिशिएंसी नहीं करना, कनेक्टिविटी नहीं करना, लेकिन ये 4 वर्ड आपको याद होना चाहिए। दिस 4 वर्ड हैज टू बी रिमेम्बर्ड बाय यू। दिस 4 वर्ड, यस, समीक्षा, स्पीड, एक्यूरेसी, कनेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। यस, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड कनेक्टिविटी। आंख बंद करके सभी लोग पहले आप ये चारों याद करो। जैसे आंख बंद करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही आंख बंद करके, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी। फिर से स्पीड, एक्यूरेसी, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी, 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 स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी। अब आप इसको याद करो, आराम से याद करो। अब आप सभी लोग लिखो, राइट डाउन इन मैसेज, राइट डाउन इन मैसेज, व्हाट आर द 4 वर्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी। जहां भी टेक्नोलॉजी आपको लिखना हो, आपको इसको लिखना पड़ेगा। जस्ट आपको इसी चीज को आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट आर दिस ऑल अबाउट? जस्ट राइट डाउन स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड कनेक्टिविटी। स्पीड, एक्यूरेसी एंड कनेक्टिविटी। हाँ, स्पीड, यस, Hidayatullah, absolutely correct. Speed, accuracy, efficiency and connectivity. Speed, accuracy, efficiency and connectivity. ये अपना टेक्नोलॉजी पे पॉइंट लिखना है।
Write down. Come on, Dipali. Come on, Pooja. Very good, Pooja. Very good, Tanis. Very good, Dipali. Speed, accuracy, efficiency, and community. Very good, yes. Speed, very good, Tanis. Very good. No, connectivity, सीधा ही आ गया. Speed, accuracy, ध्यान से. Speed, accuracy. ये connectivity कहाँ से लिख दिया तुमने? अभी कुछ नहीं connectivity लिखना मेरे दोस्त. Yes. Come on, हाँ. Speed, accuracy, efficiency and connectivity. Speed, accuracy, efficiency and connectivity. Speed, accuracy. अच्छा ठीक है. Yes, you have. आपने सीधा connectivity चौथे पॉइंट लिख दिया था, right? Speed, accuracy. Yes, speed, accuracy. ये क्या हो गया? Speed, accuracy, efficiency and connectivity. उसके बाद 3 मोड याद करना है. इंटरनेट, ऑटोमेशन एंड 3D. अब ध्यान से याद कीजिए. इंटरनेट, ऑटोमेशन एंड 3D. फिर से इंटरनेट, ऑटोमेशन एंड 3D टेक्नोलॉजी. इंटरनेट, ऑटोमेशन एंड 3D टेक्नोलॉजी. फिर से लिखिए. इंटरनेट, ऑटोमेशन, 3D टेक्नोलॉजी. आराम से लिखिए. इंटरनेट, ऑटोमेशन, 3D टेक्नोलॉजी. इंटरनेट, ऑटोमेशन. वेरी गुड तानिस्क. वेरी गुड. इंटरनेट, ऑटोमेशन एंड 3D टेक्नोलॉजी. इंटरनेट, ऑटोमेशन एंड 3D टेक्नोलॉजी. Very good, very good, very good, very good, very good, very good, Pooja. Very good. Internet, automation and 3D technology. Very good. Internet, automation and 3D technology. Very good, Hidayatullah. Very good, amazing. Internet, automation, 3D technology. Spelling छोड़ो, spelling बाद में देख लेंगे. Internet, automation and 3D technology. अब ये सातों पॉइंट स्क्रीन पे भी है और मैं एज्यूम करता हूं कि आपके कॉपी में भी होगा. आप लोग सभी लोग टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द 7. टेक्नोलॉजी को लिखिए, हाइफन लिखिए और उसके ये सारे नीचे सारे पॉइंट लिख दीजिए. सारे पॉइंट ये लिख दीजिए. उसके नीचे ये सारे पॉइंट आप लिख दीजिए. यस, टेक्नोलॉजी. यस पूजा, एब्सोल्युटली करेक्ट. हाइफन देके आराम से 7 पॉइंट लिखिए और मैं एज्यूम करता हूं कि आप बिना देखे लिख रही हैं. दैट्स हाउ द पॉइंट इज. दैट्स योर राइटिंग विदाउट सेइंग दिस. And please, in between, I'll request all of you to subscribe my channel, Anytime Classes, and ask your friend also to subscribe it. Pooja, I'll submit this. I'll post this videos also on my YouTube channel, Anytime Classes. Yes, Pooja, go ahead for this. आप लोग याद कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि all of you are writing. Very good. अच्छा, Hidayatullah already subscribed, sir. Then ask your friend to subscribe. हिदायतुल्लाह, आपके ऊपर 20 लोगों की जिम्मेदारी है. आज 20 लोग सब्सक्राइब करना चाहिए. वेरी गुड समीक्षा. स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ऑटोमेशन, 3D टेक्नोलॉजी. वेरी गुड समीक्षा. वेरी गुड, अमेजिंग. जब आप कभी भी बनारस से आओगे, हम आपको अपने प्रोग्राम में परफॉर्मेंस देखते हुए हम आप लोगों को इन्वाइट करेंगे. जो बेस्ट होगा हम अपने प्रोग्राम में लेके आएंगे. यस तानिस. Speed, accuracy, efficiency, connectivity, internet, automation and 3D technology. Absolutely correct, Tanis. तो मुझे लगता है कि अगर मेरे बच्चे को yes, Tanis, very good. Samiksha, okay, thank you, sir. God bless you, beta. God bless you. And focus on your exam. बस be charged up कि मेरे को एग्जाम निकालना ही निकालना है. क्या आएगा एग्जाम का कोई दिक्कत नहीं है. पूजा, yes, technology, speed, accuracy, efficiency, connectivity, internet, automation, and 3D technology. Perfectly perfect, Pooja. Perfectly perfect. God bless you. That's your hard work and you're putting yourself into this, right? So this is all about we understood, and that's the point we are going ahead. Again, one more message has come. I'll see this as yes, yes, absolutely correct. Yes, absolutely correct. So now, अब अगर do you think कि अगर टेक्नोलॉजी के बारे में लिखने के लिए आया तो हमारा बच्चा लोग लिख लेगा? Say yes. Say yes. And say wow. If you have learned it, say wow. Say wow. Wow, that's good. You have learned it and you're saying, wow, that's good. Absolutely correct. Yes, absolutely correct. Samicha, Dipali, absolutely. Achal Acharya, very good. Very good, Hidayatullah, very good. God bless you. Very great so far, Achal Acharya. That's good. Thank you for this. ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी फैक्टर है, टेक्नोलॉजी का फैक्टर है जिसमें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है. मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है आपके साथ, देखा होगा आपने कि नोकिया इसलिए मर गई क्योंकि उसने चेंज इन टेक्नोलॉजी को ध्यान नहीं दिया और जो बेसिक फोन है वो सारे के सारे खत्म हो गए. मैं आपको बताता हूँ यार, चेंज इन टेक्नोलॉजी आने वाले कल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में
बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो BMW हो, चाहे वो Audi हो, चाहे वो मर्सिडीज बेंज हो, ये सारे के सारे 20 साल बाद बंद हो जाएंगे। मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, बट मैं आपको सामने कह रहा हूँ। टेस्ला एंड सो मेनी पीपल आर कमिंग सो मच विद रिसर्च बेस, इतने जबरदस्त रिसर्च लेके आ रहे हैं कि अगर ये अपने आप को चेंज ना करे, टेक्नोलॉजी चेंज ना करे, तो खत्म हो जाएंगे, इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा, इंक पेन वाली जो इंडस्ट्री थी, जो हम इंक पेन से, आपको याद है, डुबा डुबा के लिखा करते थे, खत्म हो गई। आने वाले कल में इंडस्ट्री में पेपर खत्म हो जाएंगे। पेपर आप लाइफ साइकिल में देखेंगे, आपके पास बाद में आऊंगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो खत्म हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट फैक्टर में आते हैं, लीगल। देखिएगा, लीगल में दो चीजें हैं, गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी। गवर्नमेंट बिल्कुल अलग है, जुडिशियरी बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट एक दिन आके कहता है ये करना है, और गवर्नमेंट कहता है कि भाई रिव्यू पिटीशन लेके आओ कि इसमें चेंज करो। द क्वेश्चन इज, आपको ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी बिल्कुल अलग अलग। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द चेंज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द बिजनेस। नो, द आंसर इज इनकरेक्ट। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया, पूरा इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, पूरा इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। लाइक व्हाट हैपेंड, यू नो, बिहार गवर्नमेंट ने कहा, Yes, that's absolutely correct, Dipali. Yes. कि बिहार में वाइन बेचना मना है। क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ब्रांड पे इफेक्ट डाला और बिहार के सारे ब्रांड पे डाला, सारे ब्रांड पे, पूरा वाइन इंडस्ट्री पे डाला। अब प्लीज आप मुस्कुरा के ये मत बोलिएगा सर मिलता तो है, ये अलग बात है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नमेंट चेंज नहीं ला सकती, वी कैन। Government changes affect industries macro level. परफेक्ट दीपाली, मुझे 1 घंटा इन्वेस्ट करना मुझे लगता है कि सार्थक हो गया। इतनी क्लियर आपने आंसर दिया है दीपाली, अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। इट शोज दैट हम लोगों का ये क्लास, ये सेशन इफेक्टिव है और एग्जाम में आ गया तो हमें मार्क्स भी दिलाएगा। दैट्स राइट। ब्रिंग द चेंज ऑफ बिलीफ के अंदर सोशल एंड कल्चर में हमने देखा, क्योंकि आप में इंटरेक्ट करते हुए आएंगे। लास्ट में आता है, यहाँ पे देखिएगा मैक्रो फैक्टर में एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या होता है, देखिएगा, एनवायरमेंटल में आज के दिन में सबसे बड़ा देखिएगा जो आपको कहते हैं, क्लाइमेट डिस्टर्बेंस आ रहा है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स आप देख रहे हैं, ओजोन में चीजें जा रही हैं। आज एनवायरमेंट, देखिए, जब पेस्टल आएगा तो आपको अभी कंफ्यूज नहीं होगा, बट लास्ट में आप देखेंगे एग्जाम समय में कि एनवायरमेंट आ गया तो आप बोलेंगे एनवायरमेंट में एनवायरमेंट क्या लिखूं। तो ये एनवायरमेंट जो है वेदर है, ये वेदर वाला है, वातावरण वाला है, सराउंडिंग वाला, वो वाला है। बहुत बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, बहुत बड़ा चीजें होती है, हर प्रोडक्ट में दिखाया जाता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बहुत बड़ी चीज है जो पूरे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपने ये अभी देखा कि मैक्रो एनवायरमेंट के 6 फैक्टर है, एक्रोनियम पेस्टल है, पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल एंड कल्चर, टी टेक्नोलॉजी, एल लीगल एंड ई एनवायरमेंटल। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास दूसरे जोन में ये है हमारे पास माइक्रो में हमारे पास भी 6 हैं, और ये 6 हमारे पास है जो फॉर्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके लिए एक्रोनिम है कॉमिक्स। अब ये जो कॉमिक्स वाला एग्जाम देख रहे हैं, जो कॉमिक्स, तो जो कॉमिक्स ये मेरा बनाया हुआ है, राइट, ये एग्जाम में आप नहीं लिखे, लेकिन पेस्टल आप एग्जाम में लिखेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड है। अब यह कॉमिक्स में क्या है, कस्टमर। अब कस्टमर एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, वो यहां से नाराज हो गया, वहां से खरीदेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या है। आपको ये स्ट्रैटेजी बनाने से 3 फैक्टर देखने पड़ेंगे कि 3 फैक्टर, यहाँ पे एक और एक्रोनिम आ जाएगा, WBT। WBT का मतलब है W, आइडेंटिफाई हु इज योर कस्टमर, 2, आइडेंटिफाई व्हाट बेनिफिट आर लुकिंग फॉर, एंड T, व्हाट ट्रेंड्स ऑफ द बाइंग पैटर्न इज कमिंग अप। तो ये कस्टमर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर और कंज्यूमर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली they are the people who make you to exist in industry। ये जो कस्टमर होते हैं यही आपको इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करने के लिए बात करते हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारे पास फैक्टर था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कॉर्पोरेट की दुनिया में एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट पे रहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मशीन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली कंपनी को चलाता कौन है, इज अ पीपल। यू नीड अ गुड पीपल टू रन द कंपनी। आपने देखा होगा सिर्फ 50 लोगों से मिलकर व्हाट्सएप ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर किया कि फेसबुक जैसे जायंट को, व्हाट्सएप को उसकी मुंहबोली कीमत पे खरीदना पड़ा। इन माय कॉर्पोरेट प्रोग्राम, एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट फॉर द डिफरेंट कंपनी, आई ऑलवेज से दैट वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, मोस्ट ऑफ द कंपटीटर के प्रोडक्ट सेम है और इट्स अ होमोजेनियस, मोर और लेस सेम है।
what make difference? The organizational culture. The people in the organization which make difference. So जब ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, नीचे एम्प्लॉइज है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉइज टुगेदर मिलके कंपनी के पूरे कल्चर बदल करके वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बहुत बढ़िया है वो ग्रोथ करेगा, जिसका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बढ़िया नहीं है तो आज नहीं कल उसकी बहुत पक्का हो जाएगी। ये बात समझना हमें बहुत जरूरी है। क्लाइमेट पॉजिटिव हो, लोगों में विश्वास हो, लोगों में अटूट बंधन वाली बात हो, वो चीजें बहुत मान रखती है। COM मार्केट क्या था? मार्केट इज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड आइडिया। तो एक ऐसा मार्केट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक माइक्रो फैक्टर है। लाइक अगर पॉजिटिव चेंज हुआ मार्केट में तो आपके प्रोडक्ट, आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, अगर निगेटिव हुआ तो नीचे आएगा। तो ये मार्केट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मार्केट है क्या, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। मार्केटिंग का टेक्निक क्या, हम डिटेल पढ़ेंगे। जब हम फंक्शनल में आएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है COMI। आई का मतलब यहाँ पे है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब है लाइक बैंक एज इंटरमीडिएट। कैसे हुआ? अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। नीरव मोदी आपने यहाँ देख लिया, और ये है डायमंड का बिजनेस। नीरव मोदी वीक में उसको क्या चाहिए? बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक ने फाइनेंस करी, तो बैंक इज अ इंटरमीडिएट। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जंग के मैदान में बात जीत की होती है। जीत कैसे हुई उसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी भी बिजनेसमैन के पास अगर बैंक नहीं है, फाइनेंस नहीं है, वो बिजनेस कैसे करेगा? तो ये इंटरमीडिएट जो है एक बहुत बड़ा माइक्रो फैक्टर है, क्योंकि अगर वो उसको पैसा देना है वो आपको नहीं देगा, किसी और को दे देगा। इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लेकिन वो बिजनेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। बैंक के अलावा देखिए एक्सचेंज रेट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, दैट्स द कांसेप्ट ऑफ लाइक हेजिंग। हेजिंग में क्या है कि आपने एक्सचेंज रेट को हेज करा दिया। एक्सचेंज रेट को हेज कराने के बाद क्या हुआ? डॉलर 50 रुपया का अगर डॉलर बनता है, आपने हेज कराया। अब आपको पता होगा कि आपने डील किया तो 50 रुपया का एक डॉलर है, लेकिन आपने जब डिलीवरी लेने की बात हुई तो 60 रुपया हो गया, 10 रुपया ज्यादा ऐसे ही महंगा हो गया। आपने 10 रुपए का प्रॉफिट का बात सोचा होगा, तो आप लॉस में चले जाओगे, आप हेज करा लो। तो जो हेजिंग होते हैं वो एजेंट होते हैं, ये इंटरमीडिएट हो। आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हो, किसी भी धंधे में जा रहे हैं, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आता है, आपके पास एक कंपेटिटर। देखिए कंपेटिटर का मतलब होता है एक राइवलर, बट राइवलरी अलोन इज नॉट ए कंपेटिटर। कंपटीशन में बहुत सारी होती है। डायरेक्ट कंपेटिटर वो होता है जो आपका राइवल है, सेम प्रोडक्ट बेचता है, और आपके पास जो इनडायरेक्ट कंपेटिटर हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट नहीं बेचता लेकिन सेम कस्टमर के ऊपर नजर रखता है। तो ये एक माइक्रो फैक्टर है। और हम पास लास्ट बचता है सप्लायर। सप्लायर एक बहुत 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 बड़ा माइक्रो फैक्टर है। वो किसी के बिजनेस को उठा सकता है, किसी को गिरा सकता है, राइट टाइप पे सप्लाई करके। यहाँ देखिए सप्लायर का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ सप्लायर का मतलब है वो मशीन भी सप्लाई करता है, प्लांट पावर भी सप्लाई करता है, लॉजिस्टिक करता है, IT सप्लाई करता है, सब कुछ सप्लाई करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 फैक्टर है, मैक्रो माइक्रो। मैक्रो इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री, माइक्रो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। मैक्रो में आपके 6 फैक्टर है, पेस्टल, PESTLE। P political, E economic, S social and cultural, T technology, L legal, E environment। इधर आके देखें तो हमारे पास आ गया माइक्रो में कॉमिक्स। कॉमिक्स में अगर हम देखें तो C कस्टमर, O ऑर्गेनाइजेशन, M मार्केट, I इंटरमीडिएट, C कंपेटिटर, S सप्लायर। इनको बिना अच्छी तरह से समझे हम बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो अब मुझे लगता है कि अगर आपसे मैं कहूं कि क्या आप एनवायरनमेंट के बारे में लिख सकते हैं, क्या आप एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू इट। अब एक एक चीज के बारे में आप लिख भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं और आप जान भी सकते हैं। एक बार फिर आप अपने कॉपी में देखिए। कॉपी में कहता है कि पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसमें मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट में यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहता, बट अगेन आई विल टेल यू लाइक दिस इज वी हैव अ ऐप।
हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हो सकता है शायद कहीं पे हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशंस वगैरह को हमने फ्री में भी उसमें दिए होंगे। सो इफ यू वांट टू डू फ्री यू कैन डू, बट इन फैक्ट इफ you really want to buy within 24 hours, it is listed for the 3,500 rupees, but you can get for the 2,000 rupees the strategic management, and 2,000 rupees you can get the EIS as well. The strategic management and EIS, and you will be given, अगर आप old syllabus से हैं तो strategic management पूरा मिलेगा, जिसमें बोला रहेगा कि ये new का है, and old का भी बिल्कुल separate से अलग मिलेगा। That is how you can do. अगर आप बिल्कुल न्यू सिलेबस से हैं, आंख बंद करके आप वीडियो ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लीजिए, आप ऐप को सब्सक्राइब कीजिए, बाय इट एंड यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस। बहुत ही लिमिटेड टाइम में। नाउ द सेकंड चैप्टर वी आर गोइंग, यस somebody is asking the question, right? Influence the business form. Yes, absolutely yes, correct. Now we are talking about the dynamic of competitive strategy. Dynamic of competitive strategies में आपके पास seven concept है, आप कॉपी पे लिखते जाइए। SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat analysis, then internal and external analysis for portfolio analysis, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल, ऑल ऑफ यू राइटिंग ना, सो हाउ टू बाय योर लेक्चर एट 2000। Tanisk, IUC will call you and for you she will change the pricing. आप जब ऐप डाउन करोगे, Tanisk, when you will download my app anytime classes, then price is coming 3,500 rupees. You call to IUC or customer care number. IUC, can you write the customer care number? What's the customer care number? What is the customer care number? IUC is there. This number is 78400. 78400. That is called 78400. Then 466 Right? So this is the point we have. So this is the point. So she will arrange the price. She will change the price to 2,000 rupees and then note it, sir. Thank you, Danis, and thank you. So now, all of you have taken out your copy, and in dynamic of competitive strategy, write down here SWOT analysis, internal and external analysis of portfolio analysis. देखिएगा, internal and external analysis और portfolio analysis alone आपको हर एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स का आता है। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिसमें आपको BCG मिलेगा। यू विल गेट द BCG, यू विल गेट द G मैट्रिक्स, यू विल गेट द G मैट्रिक्स, यू विल गेट द ENSOF मैट्रिक्स, एंड देन यू विल गेट द ADL मैट्रिक्स। दिस 4 मैट्रिक्स। अगर ये 4 मैट्रिक्स आप बढ़िया से कर लो, बढ़िया से, तो आपके 10 से 15 मार्क्स का प्रिपरेशन हो गया। सो कीप ऑन राइटिंग दिस कंसेप्ट इन योर कॉपी। The next is competitive strategy. This competitive strategy, if you are in old syllabus, then it's very little. But in new syllabus, it's lot. Then we have a competitive advantages. In old syllabus, not that important. In new syllabus, very important. Next concept is core competencies. Next concept is a core competence. Yes, Hidayatullah, I'm saying the competitive strategy in old syllabus is not very important, but in new syllabus is very important. Now we are going in chapter 2. In chapter 2, I'm just making you write that how many concepts are there and how these concepts are important. So we have a 7 concept in the chapter 2. One is a SWOT analysis. Then we have got internal and external analysis or portfolio analysis. Then we have a competitive advantages. Then core competitive advantages, core competency. Remember, core competency is very, 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 very important in new syllabus. Very, 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 very important in new syllabus. Very, 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 very important in new syllabus. But in old syllabus, just एक line लिखा है, it's a core competency. Core competency में लिखा है बस, it's an inherent strength. It's not the opportunities. बस एक line में खत्म कर दिया है. But in new course, it's much in detail. So अगर आप न्यू कोर्स में एग्जाम दे रहे हैं तो कोर कॉम्पिटेंसी को बहुत डिटेल में पढ़िएगा। हमारे ऐप में बहुत डिटेल में देखिएगा। हमने ऐप में कहीं भी शॉर्टकट नहीं करी है, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, पूरा का पूरा। बेस्ट टीचर कैनॉट गिव एवरी डे द बेस्ट,
but the technology will give the same result every day. And if it is the best, it will always give the best. Now, the next is coming strategic analysis. Not very important, simple table hai. Then concept 7 is coming about the globalization. So chapter 2 mein, the concept of globalization. Globalization in study material has written a lot, but here in old one, but in new one mein utna zyada nahi hai. Just see the videos, a couple of the videos in इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको जरूर पढ़ जाइएगा, याद करके जाइएगा. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, एसएमएम मॉडल या एसएमपी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये 7 से 10 नंबर का आता है, जरूर पढ़िएगा. देन इट्स कमिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के बाद देन वी आर गोइंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. चैप्टर 4 को बहुत ध्यान से पढ़ के रट के जाइएगा, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है. चैप्टर 5 में बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लेवल, पॉटर. देखिए पॉटर 5 मॉडल, माइकल पॉटर, जेनरिक स्ट्रैटेजी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, ये तीनों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते. फंक्शनल स्ट्रैटेजी यू कैन मिस. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है. यू हैव टू गो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन. मैं फिर से बोलता हूँ, पुराना मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह से नहीं दिया गया है. इट्स नॉट लाइक अ वेरी अच्छा से नहीं दिया है, बट यहाँ पे ये आपको नया मॉड्यूल में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में स्ट्रक्चर, लीडरशिप एंड सपोर्टिव कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते. स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में क्या इंपॉर्टेंट है देखिएगा. स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में 2 मॉडल है, वो 2 मॉडल जरूर पढ़िएगा. नेक्स्ट टाइम जब हम रिवीजन पे आएंगे तो पक्का उसका करा देंगे. बाकी आपके पास कस्टमर केयर का नंबर है, आपको क्या समझ में नहीं आता आप जरूर पूछिए, हम जरूर नेक्स्ट टाइम में पिकअप करेंगे. बेंचमार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक चेंज, स्ट्रैटेजी कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट. यानी ले दे के देखा जाए तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि क्या छोड़ूं, आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना. ओल्ड सिलेबस का बिजनेस एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल एनालिसिस है, बिजनेस पॉलिसी स्ट्रैटेजी, रीचिंग स्ट्रैटेजी, सिक्स सिग्मा एंड टीक्यूएम, जो कि न्यू सिलेबस में नहीं है. तो ध्यान से रखिएगा, टीक्यूएम, सिक्स सिग्मा, एनवायरमेंट एनालिसिस, 2 चीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी पुराना सिलेबस में था वो नया में है और डीप में है. और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इंटर एक्सटेंसिवली आता है. आर यू गेटिंग ए पॉइंट? सो आज का ये हमारा डेमो क्लास था और हम आपने देखा कि व्हाट वर्क वी हैव डन, व्हाट रिसर्च वी हैव डन. माय सिंपल रिक्वेस्ट इज दैट अगर आप एनी टाइम क्लास का अगर आप डाउनलोड करते हैं, लेते हैं, द बेस्ट पार्ट एनी टाइम क्लास में ऐप ये है कि यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी फैकल्टी नहीं है. आप ऑडिट में देखेंगे कि अगर 13 चैप्टर है तो 13 चैप्टर में से 6 and 7 फेसेस है, 6 and 7 फेसेस है, which is teaching you. Content is more important than anything. You do not pass the exam because of the face of the person, face of a faculty. You always pass the exam because of the content what you write in exam. हमने एक नया इनोवेटिव शुरू किया है कि किसी टीचर का कोई ना हो कि टीचर के नाम पे लिया जाए. अगर सिर्फ टीचर के नाम पे ही कोई पास होता हो तो सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप क्लास के टीचर से ही पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको पता है. वी हैव ट्राइड टू हेल्प यू ऑल बाय ऑल मींस. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग हार्ड. 2 फेवर आपसे चाहिए. एक, अगर आपको पसंद आया तो आप लीजिए, पास कीजिए, और इससे ज्यादा चाहिए कि आप अपने दोस्तों को रेफर कीजिए. क्योंकि एडवर्टाइजमेंट या किसी से लाइन अप करो या टेलीग्राम वाला से बात करो, वो बड़ा शॉर्ट टर्म है. आप इस एक बार जब इंटरमीडिएट्स के चंगुल में फंस जाते हो, दे अंडरस्टैंड आई एम इन्फ्लुएंसर. देखिएगा, अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना होता तो आई एम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन टर्म्स ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर. इफ यू सर्च माय पेज PS Rathore, you'll get it. But I'm here to help you and change the entire model of the teaching here in this world. I need your help. I need your help all the way. Please help me and please help others to subscribe my channel and so that I can help more and more people. Thank you very much. Again, next week we'll be coming with another revision of the EIS, same time 11 to 1. So next week 11 to 1 will be going. Samiksha, thank you very much. God bless you. If you like this demo classes and understanding, please write yes in chat box and I wish you all the best. And जरूरी नहीं कि संडे को दिया जाए, आप लोग मेरे ग्रुप में. थैंक यू यस, गॉड ब्लेस यू यस, थैंक यू पूजा, थैंक यू हिदायतुल्लाह, गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड नेक्स्ट वीक अगेन EIS से आएंगे. अतुल सर विल बी कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस पार्ट्स लाइक
please refer to your friends about us, speak good about us. I'm straight asking good about this, and if any problem you suggest me, definitely I'll improve upon this. एग्जाम के समय में भी हम रिवीजन आपको कराएंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा रिवीजन कराएं. 24 hours the systems we have. अब भूख लगी है. Thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. Bye bye. Please don't forget to subscribe my channel Anytime Classes and ask your friend to subscribe. Download the app Anytime Classes. Buy CA classes in app, pen drive, SD card and in tab. Learn like never before. Buy full course at promotional price. Don't forget to download the ATC app for free motivational videos